मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 32। तो फिर ठीक है महाराज, मैं उसके पास जाकर क्या करूँगा, मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। ये कहकर गारूनाथ खंडर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ औगास खड़ा उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत गई और सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी। औगास को अब इस बात पर हैरत थी कि गारूनाथ वापस क्यों नहीं आया, लेकिन अंदर जाकर उसे देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं हो रही थी। उसी वक़्त एक ख्याल ने उसकी पूरी हिम्मत पस्त कर दी थी। ये अल्फाज थे उस शख्स के जिनमें से उसने कहा था कि औगास की ज़िंदगी अब कम रह गई है। ये एक अनोखा तसव्वुर और अनोखा ख्याल था जो औगास के दिल में उभरा था। कभी इस अंदाज में तो सोचा ही नहीं था। सुबह को जब खूब तेज़ रोशनी फैल गई तो वह हिम्मत करके अंदर पहुंचा और उस जगह पहुंच गया जहां गारूनाथ उसे ले गया था। लेकिन ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि अब ना तो वहां मुजस्मा था और ना ही गारूनाथ। औगास काफ़ी देर तक उस खंडरात में घूमता रहा। बेशक खंडरात थे, लेकिन ऐसी किसी कैफियत के हामिल नहीं थे जो ख़ास महसूस होती। बस बहुत ही पुरानी और कदीम इमारत थी जो अंदर से बहुत मजबूत थी, लेकिन बाहर से बोसीदा हो चुकी थी। अब इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि अब वहाँ से वापस पलटे। लेकिन अब एक इंसान की हैसियत से सफ़र करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। चुनाचा उसने अपनी जून बदली और सांप बनकर तेज़ रफ्तारी से आबादियों की जानब चल पड़ा। काफ़ी फासला तय करके आखिरकार वो एक दरिया के किनारे पहुंचा और दरिया को देखकर उसे याद आ गया कि यह दरियाए नीलम है और यहाँ से थोड़े फासले पर उसका बाप ओगलूस रहता है। इस वक्त उसके दिल में बेपनाह ख्वाहिश पैदा हुई कि वह अपने बाप से मुलाकात करे। उसे इस बात का भी इल्म था कि ओगलूस ने उसे बताया था कि अब उस हवेली में जिसमें वो अपने कबीले से निकलकर पहली बार आए थे, इंसान आबाद हैं। चुनाचा इन इंसानों की निगाहों से बचकर हवेली में दाखिल होने का एक ही तरीका था और आखिरकार उसी तरीके से वह हवेली में दाखिल हो गया। इस वक्त औगलास हवेली की तैयारियों पर काम कर रहा था, लेकिन औगास उसके पास नहीं गया क्योंकि थोड़े ही फासले पर कुछ और लोग भी नज़र आ रहे थे। वो सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा था। औगलूस की माँ ने एक लम्हे के अंदर अपने बेटे को पहचान लिया और मोहब्बत से उसे अपने सीने से लिपटा लिया। लेकिन औगास के दिलो दिमाग पर एक अजीब सा खौफ तारी था। माँ ने उसे देखते हुए कहा, क्यों बेटा, परेशान तो नहीं है कुछ? तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि जैसे तुझे कोई परेशानी है। हाँ माँ, परेशानी तो है, औगास ने कहा। क्या बात है? अभी नहीं, मुकद्दस बाप आ जाएगा तो मैं उसे बताऊंगा। काफ़ी देर के बाद औगलूस अंदर दाखिल हुआ था और औगास को देखकर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए थे। उसने औगास के सीने से भी नहीं लगाया था। माँ ने और औगास ने हैरत से औगलूस की तरफ देखा तो औगलूस बोला, मुझे अपनी परेशानियों की कोई बात मत बताना क्योंकि मैं तुम लोगों को अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका हूँ। मगर क्यों मुकद्दस बाप? औगास ने हैरानी से पूछा। औगलूस की बीवी भी हैरानी से अपने शोहर को देखने लगी थी और औगलूस थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, पहाड़ों में बड़ी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहा था मैं। अगर ये लोग ना होते तो यकीनन मुझे वहाँ से फ़रार की ज़रूरत पेश ना आती। मैंने सिर्फ इन्हीं की वजह से पहाड़ों की ज़िंदगी छोड़ दी और दर बदर हो गया। लेकिन देख लो ये किस तरह अपनी दुनिया में मस्त हो गए हैं। मुझे अकेला छोड़ दिया है इन्होंने और ख़ुद ऐश कर रहे हैं। मगर मुकद्दस बाप, हम तो आप ही की हदायत पर भटक रहे हैं और इस दुनिया में अपना मकाम तलाश कर रहे हैं। अफसोस तो यही है कि जब भी मेरा दिल तुम लोगों के लिए चाहता है मैं तुम्हें तलाश भी नहीं कर सकता। आप जिस तरह भी हुक्म देंगे मुकद्दस बाप, मैं वैसा ही करूँगा। अमावस की रात तो हम सब जमा होते ही हैं। अब कुछ ही वक्त रह गया है और अमावस की रात आने में उस दिन अगर आप कोई नया हुक्म देंगे तो हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। औगलूस एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। लेकिन सच तो यही था कि कभी कभी औगलास को बड़ी तन्हाई का एहसास हो जाता और वो बहुत उदास हो जाता था। एक सलोना थी और उसके पास
लेकिन सलोना अपने घर में इस तरह मस्त हो गई थी कि करीब रहते हुए भी औगलूस को उससे मिले कई के दिन गुजर जाते थे। उधर उसकी दूसरी बेटियां और बेटे अपने तौर पर मसरूफ़ थे। एक दिन शोगन एक क्लब में गया तो वहां उसे वीरा मिल गई। वीरा एक मॉडर्न लड़की के लिबास में थी और उसके साथ एक सीधी सादी शक्ल का नौजवान भी था, और उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो नौजवान उस हसीयत का हामिल नहीं है, लेकिन था वो बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त तवाना। शोगन ने वीरा से मुलाकात की और उससे कहा, कैसी हो वीरा? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जैसा तुम्हें नज़र आ रहा हूँ, नज़र तो बहुत अच्छे आ रहे हो। हाँ, ये दुनिया हमें रास आ गई है। ये नौजवान कौन है? मेरा दोस्त है, वीरा ने कहा और एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। नौजवान खामोशी से उन दोनों बहन भाइयों को देख रहा था। वीरा ने उसका तारफ़ कराते हुए कहा, ये मेरा भाई शोगन है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, शोगन ने अजीब से अंदाज में कहा। वीरा कहने लगी कि आओ मेरी रिहाइशगाह पर चलो शोगन, तुम्हें मेरे इस दोस्त से मिलकर बड़ी खुशी होगी। आज वैसे भी ये मुझे अपनी कहानी सुनाने वाला है। असल में हमारी मुलाकात को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। ये एक सीधा सादा देहाती नौजवान है। मुझे एक साथी की ज़रूरत थी। मैंने चंद दिनों से उसका साथ इख्तियार किया है। अभी तक मैंने इससे इसके बारे में तफसील नहीं पूछी। हमारा ये इरादा था कि आज हम लोग साथ ही बैठेंगे और ये हमें अपने बारे में बताएगा। ठीक है, अभी तो क्लब की तफरीहात जारी है, इसके बाद हम लोग चलेंगे। हाँ बिल्कुल, वीरा ने कहा। सीधा सादा नौजवान वाकई बिल्कुल मासूम नज़र आ रहा था। उसने बड़ी मोहब्बत के साथ शोगन से गुफ्तगू की थी और बाद में शोगन और वीरा उसे अपने साथ लेकर घर आ गए थे। वीरा एक फ़्लैट में रहती थी और ये फ़्लैट बस ये कहा जा सकता था कि दुनिया के बेहतरीन फ़्लैटों में से एक था। थोड़ी बहुत खातर मदारत के बाद वीरा ने नौजवान से फरमाइश की कि वो उसे अपने बारे में तफसीर बताए, और सादा लो नौजवान ने सादा से लहजे में कहा, बात यह है जी कि मैं एक सीधा सादा देहाती आदमी हूँ और एक देहात में ज़िंदगी गुजार रहा था। थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर खेती बाड़ी करते थे हम लोग। घर में हम 5 अफराद थे, मेरी माँ, बाप और 2 बहनें और मैं। हम दोनों बाप बेटे इसी छोटी सी ज़मीन से रोज़ी हासिल करते थे, लेकिन गुजारा मुश्किल ही से होता था। खून पसीना एक करके बस इतना ही मिलता था कि साल के 8 महीने आराम से गुजारें और 4 महीने बेकसी के आलम में। मैं तो बचपन ही से आज़ाद फितरत का मालिक था, लेकिन बाबा की कमर रोज़ बरोज़ झुकती जा रही थी। ख़ास तौर से बहनों का ख्याल उन्हें मारे डाल रहा था, क्योंकि गांव की सारी हवाएं उनके जिस्मों में जाकर उन्हें गुब्बारे की तरह फुला रही थी और दोनों में मुकाबला हो रहा था कि पहले कौन जवान हो। लेकिन उनकी जवानी का बोझ बाबा की कमर पर पड़ रहा था और वो रोज़ बरोज़ झुकती जा रही थी। वो नज़र भरकर दोनों बेटियों को नहीं देखता था। अक्सर वो सवाल करता कि इनका क्या होगा। उनके लिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं जमा हो सकी। अब कोई रिश्ता मिल गया तो क्या करेंगे? ख्याल मुझे भी था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और फिर हमारी उलझन में कुछ और इजाफा हो गया जब अचानक ही मेरे बाबा पर फालज हो गया। हकीम, दवा दारू न जाने क्या क्या, सारी ज़िंदगी अजाब होकर रह गई थी। बाबा लाग मना करता रहा, लेकिन हम उसे मौत के हवाले तो नहीं कर सकते थे। तकदीर हमारी छोटी सी ज़मीन भी खा गई। सब कुछ बाबा की बीमारी पर लग गया। हमने बाबा को तो बचा लिया, लेकिन खुद हमारी ज़िंदगियां हम पर बोझ बन गई। कुछ भी तो नहीं था। ऐसे नादक वक़्त में ज़िम्मेदार ने हमारी मदद की। उसने बाबा को अपने घर के कामकाज के लिए नौकर रख लिया और मेरे लिए तजवीज़ पेश की कि मैं शहर चला जाऊं और वहां जाकर किस्मत आजमाई करूं। चौधरी साहब हमारे लिए फ़रिश्ता साबित हुए। घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिलने लगी और ये मामूली बात नहीं थी। मैं चौधरी साहब का एहसानमंद था। उस फरिश्ते ने मुझे बाहर जाने का मशवरा दिया था। फिर मेरी मुलाकात एक दोस्त से हो गई, गुल मोहम्मद। जब 1 साल के बाद चक पहुंचा तो मैं बेइख्तियार उससे मिलने चला गया। गुल्लू बदल गया था। गुल मोहम्मद से गुल्लू हो गया था। वो धोती की जगह पतलून ने ले ली थी। बीड़ी की जगह पर लंबे लंबे सिगरेट पीता था। कलाई पर खूबसूरत घड़ी बंधी थी और एक एक से अंग्रेज़ी बोल रहा था। मैं तो उसे देखता ही रह गया, मगर वो उस खलूस से मुझसे नहीं मिला जिस तरह मिलता था। कुछ दिन वो गांव में रहा। 8-10 दिन के बाद वो ठीक हो गया था और उसके बाद जो उसने शहर के किस्से सुनाए तो बस बता नहीं सकता कि क्या कहूँ। बहरहाल उसके बाद मैंने भी शहर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया था।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने चक से दूसरे चक रेल की पटरी हमारे गांव के सामने से ज़रूर गुजरती थी, लेकिन स्टेशन नहीं था। एक बार एक ख़राब बोगी रेलवे लाइन से उतार कर यहाँ डाल दी गई थी और उसे अंदर से ज़रूर देखा था, लेकिन बस अब मुझे रेल में बैठकर शहर जाना था। सामान की पोटली के साथ नसीहतों की पोटली बांधी जा रही थी। मुझसे कहा जा रहा था कि अपने कंधों पर हमेशा 2 बहनों का बोझ महसूस करना। तुम हमारे अकलौते सहारे हो, तुम्हारी ज़रा सी गलती 4 जिंदगियों का खून कर देगी। शहर तिलस्मी जगह होती है और उसकी तिलस्म में मत खो जाना। इस किस्म की हज़ारों नसीहतें और फिर उसके बाद फरमाइशें। भैया जब आओ तो मेरे लिए झुमके ज़रूर लाना, हमीदा ने कहा। मेरे लिए भी एक चीज़ ले आना भैया, आयशा ने शरारत से कहा। ये मेरी लाडली बहन थी और शरीर भी थी। वो क्या? मैंने पूछा। कान में बताऊंगी, आयशा ने कहा और मैंने कान झुका लिया। शहर की को खूबसूरत सी भाभी। कहूँ अब्बा से? मैंने उसे घूरा। फरमाइश मैंने तुमसे की है, अब्बा से क्या कहोगे? वो भी आंखें निकाल कर बोली। कल तो कहेगी कि मेरे लिए भी शहर से कोई खूबसूरत से दुल्हा ले आना। तो मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि आयशा भाग गई। बहरहाल आखिरी वक्त आ गया। चौधरी साहब की गाड़ी मुझे लेकर चल पड़ी। अब्बा और एक आधा दोस्त साथ थे जो मुझे चक के छोटे स्टेशन छोड़ने आए। मेरे दोस्तों ने मुझे शहर देखने की पुरखलूस मुबारकबाद दी थी और फिर मेरे लिए टिकट खरीदा गया। बाकी रकम कमर के नीचे एहतियात से बांध दी गई और मैं ट्रेन में सवार हो गया। बड़े बड़े बाबू लोग बैठे हुए थे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि किसी के पास बैठूं। फिर जगह भी कम थी, चुनाचा अपनी पोटली एक जगह रखकर मैं बैठ गया। अजीब हालत थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सारे लोग मुझे घूर रहे हों और मैं पानी पानी हुआ जा रहा था। ट्रेन खिसकी तो अब्बा ने आंसू भरी आंखों से खुदा हाफिज कहा। ये आंसू मेरे दिल पर गिरे थे और मैंने फैसला कर लिया था कि अब्बा का बोझ ज़रूर बांटूंगा। शहर जाकर सख्त मेहनत करूंगा और खूब रुपया कमा कर भेजूंगा। बहरहाल ट्रेन चल पड़ी, लेकिन डब्बा तो अपनी जगह मौजूद था। मैं तो जहां बैठा था वहीं का वहीं बैठा रह गया। तजस्सुस ने सर उभारा तो झांक कर बाहर देखा और सोचा कि लोग फजूल बातें करते हैं। ट्रेन क्या चलती है, असल में तो ज़मीन दौड़ती है। अब स्टेशन आते रहे, ट्रेन रुकती रही, दौड़ती रही, या ज़मीन दौड़ती रही और ट्रेन बदनाम होती रही। कुछ भी हो मैं शहर पहुंच गया। ज़मीन की दौड़ मुझे हंगामों की बस्ती में ले आई, लेकिन ये बस्ती थी जिसकी कोई हद ही नहीं थी। रात भर मैं मंसूबे बनाए थे, एक के बाद एक ख्याल जहन में आता रहा। शहर जाऊंगा, काम करूंगा, गुल मोहम्मद को तलाश करूंगा। वो तो बाबू है, न जाने बाबू कैसे बन गया। और इससे पहले तो मेरे जैसा था। मुमकिन है कि मैं भी बाबू बन जाऊं। मुमकिन है कि शहर आने के बाद हर आदमी बाबू बन जाता हो। लेकिन जिस जगह सारे लोग उतरने लगे वो मेरी समझ से बाहर थी। इंसानों का एक अजीम हजूम था। इतना बड़ा हजूम तो मेलों में नज़र आता है, लेकिन यहाँ कोई मेला नहीं था, ना ही सर्कस था, ना झूले। फिर भी अपने सारे लोग मौजूद थे। मैं खड़ा उन्हें देखता रहा। इतना हैरान हो गया था कि शहर के बारे में जितनी दास्तानें सुनी थी सब मेरे जहन से निकल गई थी। बस मैं पागलों की तरह एक एक चीज़ को देख रहा था। बचपन में जादू के शहरों के बारे में जितनी कहानियाँ सुनी थी सब मेरे जहन में जाग उठी थी। बहरहाल हैरत का यह वक्फा खासा तवील था। रेलें आती जाती रहीं। तब मैंने सोचा कि यहाँ खड़े रहने से क्या फ़ायदा। अब तो जादू नगरी में आ ही गए हो तो आगे बढ़ो। और मैं आगे बढ़ने लगा। जिस तरह से लोग आ जा रहे थे मैं भी उसी तरफ बढ़ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाप रे बाप, मेले ही की वही जगह नहीं थी, बाहर भी मेला ही था। मोटरें दौड़ रही थी। इन सड़कों पर इंसान किस तरह जिंदा रहता होगा, मैंने सोचा। लेकिन मुझे लाशें कहीं नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए कि लोग जिंदा ही रहते होंगे। लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। यूं बेवकूफ़ बना रहा तो क्या कर सकूँगा। बुजुर्गों का कहना है कि जैसा देश वैसा भेष। आखिर अपने वतन का शहर है, अपने ही भाई बंद हैं। अभी मुझे नहीं जानते, जब जान लेंगे तो मैं यहाँ अजनबी नहीं रहूँगा। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि किसी से शनासाई हासिल की जाए और उसके लिए मैं मुनासिब आदमी का इंतखाब करने लगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, तब ही मैंने एक आदमी को इशारा किया। भाई साहब, ओ भाई साहब। वो शख्स रुका, मुझे देखा और नफ़रत से मुंह बनाकर आगे बढ़ गया। मैं हैरान रह गया था। ये क्या? मैंने उसे क्या कहा था? सीधी सादी तो बात थी, इसमें नफ़रत की क्या बात थी? नहीं भाई, ये शहर अपनी समझ में आने वाली चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ दूर चलकर इस सिलसिले में कोशिश करूँगा।
चुनाचा मैं आगे बढ़ने लगा और फिर वहाँ से काफ़ी दूर निकल आया। बीच सड़क पर गाड़ियाँ चल रही थी, इस तरह पास से गुजर जाती थी कि मैं देखता रह जाता, इसलिए अब सड़क से काफ़ी नीचे उतर कर चल रहा था। सड़क थी या शैतान की अंत न जाने कहाँ तक चली गई थी। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ यहाँ के मकानात और दुकानें थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि इस जादू नगरी का क्या भेद है और यहाँ रहने वाले कैसे थे। बड़ी मुश्किल से एक बार फिर हिम्मत की और एक तन्हा शख्स को रोका। भाई साहब, मैंने आवाज़ दी और वो रुक गया, लेकिन चेहरे पर कोई मुलायमत नहीं थी, होंठ मुस्कुराहट से आ रही थे। मैं करीब पहुंचा तो उसका चेहरा और खुश्क हो गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से गला साफ़ किया, भाई साहब मैं। हाँ, उसने ज़ोर से गर्दन हिलाई। तुम्हारी जेब कट गई, अब तुम्हारे पास वापसी के पैसे नहीं हैं, क्यों? उसने कहा और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने घबराकर अपनी पोटली टटोली जिसमें मेरी रकम महफूज थी। ये शख्स क्या बकवास कर रहा था? भाई साहब, वो मैंने कहना चाहा, लेकिन उसने फिर मेरी बात काट दी। शर्म नहीं आती जलील? और उसके साथ ही वो आगे बढ़ गया। मैं हैरानी से सर खुजा कर रह गया। देखने में तो मर्द ही मालूम होता था। ये बात तो लड़कियां उस वक़्त कहती हैं जब कोई रास्ते में उन्हें छेड़ दे। अरे बाप रे बाप, कोई गड़बड़ हो गई, ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई। गुल मोहम्मद ने कहा था कि शहर में मर्द औरतों की पहचान बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर मर्द बिल्कुल लड़की नज़र आते हैं और लड़कियां मर्द। तो क्या वो कोई औरत थी? अगर ऐसी बात है तो फिर वाकई गलती हो गई। लेकिन मूछें, हाँ मूछें भी तो थी। तो क्या शहर की औरतें मूछें भी उगा देती हैं? मगर किस तरह? मूछों का चक्कर मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं सूरत हाल से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था। वो तो शुक्र है कि उसने गड़बड़ नहीं की, अगर बात बिगड़ जाती तो। अब तो बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। मर्दों औरतों की तमीज़ ना हो सके तो मुसीबत यकीनी है। लेकिन अब कहाँ तक चलूँ? सड़क तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी और उसके दोनों तरफ बने हुए मकानात। मैं ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गया। शाम भी झुक आई थी, रोशनियां जलने लगी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। उस अजीम शान शहर में मुझे इस आसमान के नीचे कहाँ पनाह मिल सकेगी, मैंने सोचा। और इतने सारे लोगों में तो गुल खान की तलाश भी मुश्किल है, जो फिल वक़्त मेरा सहारा बन सकता था। गांव से चलते हुए मुझसे यही कहा गया था कि गुल मोहम्मद का पता मालूम करके उसके पास क़याम करूं। मेरे घर वाले भी उस हकीकत से नाआशना थे। वो नहीं जानते थे कि शहर में गुल मोहम्मद का पता मालूम करना कितना मुश्किल काम है। चुनाचा उन्होंने बड़े आराम से कह दिया था कि अगर यहाँ आते तो पता चलता कि यहाँ गुल मोहम्मद जैसे लोग इस तरह गायब होते हैं जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में से एक मक्खी। काफ़ी देर गुजर गई। भला मैं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र कैसे कर सकता था? चलता रहा। सड़क की कोई हद नहीं थी, ना जाने कहाँ से कहाँ फैली हुई थी। अजीबोगरीब रास्ते थे, ऐसे कि अकल देखकर हैरान रह जाए। बहरहाल इन रास्तों को तय तो करना ही था। बहुत देर तक मैंने अपना सफ़र जारी रखा और उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, लेकिन उसके बाद तेज़, खूब तेज़। ज़रा सी देर में मैं भीग गया और दूसरे लम्हे मैंने एक इमारत की तरफ दौड़ लगाई। बारिश इतनी तेज़ थी कि अब खुली जगह में गुजारा नहीं था। चुनाचा उस बोसीदा इमारत में चला गया। पनाह की तलाश थी। फिर एक साइबान के नीचे रुका, लेकिन खुदा की पनाह, बाहर से बोसीदा नज़र आने वाली ये इमारत अंदर से किस कदर हसीन थी। इतनी खूबसूरत कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहुत से कमरों में रोशनी नज़र आ रही थी। बहरहाल मैं बारिश से बच गया। पूरा बदन शराबूर हो रहा था, पानी टपक रहा था लिबास से। मुझे अपनी बेबसी पर बड़ी परेशानी हुई। कपड़े पोटली में थे, लेकिन पोटली भी भीग गई थी। काफ़ी वक्त गुजर गया। बारिश उसी ज़ोर शोर से जारी थी और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल रात यहाँ गुजारी जा सकती थी, मैंने सोचा और फैल कर बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि दफ़तन एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक मोटी सी औरत बाहर निकल आई। ये 100% औरत थी, लेकिन उसने मुझे देखकर एक ज़ोरदार चीख मारी और वापस अंदर घुस गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया था। मैं बौखला गया। ये नई मुसीबत थी। मुसीबत को तो आना था, सो आ गई, लेकिन तनहा नहीं आई थी। उसके साथ 2-3 लंबे तिरंगे मस्टंडे भी थे, जिनके हाथों में मुड़ी हुई लकड़ियाँ थी। घेर लो, पकड़ लो, भागने ना पाए। वो आवाज़ें निकालने लगे और दूर से ना जाने वो किससे ये बात कह रहे थे। अभी पुलिस आ जाएगी, फ़ोन करो। अरे मार मार कर भेजा निकाल दो साले का। वो बेवकूफ़ों की तरह चीख रहे थे और मैं हैरानी से उनकी शक्लें देख रहा था।
ना जाने वो किसके बारे में ये बातें कर रहे थे। फिर मोटी औरत ने दरवाजे में से गर्दन निकाली, पकड़ लिया। वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, अभी नहीं, मगर जाएगा कहाँ साला, अभी पुलिस आती है। आपने फ़ोन कर दिया? ओहो कमबख्त, फ़ोन डेड है, लाइन ख़राब हो गई। औरत की आवाज़ उभरी और मैं उठ खड़ा हुआ, लेकिन जो ही मैं खड़ा हुआ और उनमें भगदड़ मच गई। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो की आवाज़ें तेज़ हो गई थी, लेकिन कौन किसे पकड़ रहा था ये अभी तक मालूम नहीं हुआ था। मोटी औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर दरवाजे के पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी, पकड़ लिया? नहीं मालकन, पिस्तौल है साले के पास। पिस्तौल? आवाज़ एक दिल दोस्त चीख की शक्ल में उभरी और फिर मालूम हो गई। उसी वक्त बाहर से रोशनियां नजर आईं और एक मोटर इमारत के साहिबान के सामने आकर खड़ी हो गई। साहब आ गए, साहब आ गए, वो आवाज़ें फिर उभरी। क्या बात है, क्या हो रहा है? साहब मुझे इन लोगों को देखते हुए आगे बढ़ाए। चोर है साहब, हम इसे पकड़ रहे हैं, किसी ने कहा और साहब भी जल्दी से पीछे हट गए और मुझे घूर रहे थे। और ये बात अब मेरी समझ में आई थी कि वो मुझे चोर समझ रहे हैं और इतनी देर से मुझे ही पकड़ा जा रहा है। चोर है तो पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? फ़ोन ख़राब है साहब। तो फिर इसे पकड़ लो, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले चलूँगा। मगर साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आगे बढ़कर कहा, और साहब जितना आगे आए उतना ही पीछे हट गए। चोर नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बारिश हो रही थी जी, बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया, और रात गहरी होने पर अंदर घुस जाते। क्यों? मैं तुम लोगों को खूब समझता हूँ। साहब ने जहानत का मुजाहरा किया। नहीं जी, बारिश ख़त्म होती तो मैं वापस बाहर चला जाता, मैंने जवाब दिया। चलो भागो यहाँ से, ये कोई रेस्ट हाउस नहीं है। साहब गरजे और मैं पोटली संभाल कर खड़ा हो गया। ओहो इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं जी। अच्छा निकलो यहाँ से, माँ साजो सामान बसीरा करने आए थे। मैं कहता हूँ कि तुम जाते हो या मैं तुम्हें गोली मार दूँ। साहब ने जेब में हाथ डाला, अब न जाने पिस्तौल था भी या धमकियाँ दे रहे थे। बहरहाल पहला तजर्बा हुआ था। शहर वालों का अखलाक इतना ख़राब है, ये गुल मोहम्मद ने नहीं बताया था। बारिश अब हल्की हो गई थी। मैं बाहर निकल आया, अपने पीछे उन बद अखलाक लोगों को ना जाने क्या क्या बकवास करते छोड़ आया था। सड़कों पर पानी जमा हो गया था, लेकिन पक्की सड़कें थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं चलता रहा और रात का ना जाने कौन सा पहर बीत गया, ना जाने मैं कहाँ पहुँचा, और उस वक़्त मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब तो किसी इमारत के साए में पनाह लेने से भी दिल को एक खौफ सा एहसास होता था। फिर मुझे एक कब्रिस्तान नज़र आया और मैंने एक गहरी सांस ली। कब्रिस्तान में चंद दरख्त भी थे। एक दरख्त के नीचे एक मकान भी नज़र आया। यही दरख्त ऐसा था कि जिसके साए में पनाह ले सकता था। जो भी बुरी तरह थक गया था और मज़ीद चलने की हिम्मत नहीं थी, मैं थका हारा बैठ गया। लेकिन रंगीन शहर की बदनुमाई ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरख्त के साए में बने हुए मकान के दरवाजे पर दो आदमी नजर आए, जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए निगाहों से उजल हो गए थे। उसके बाद एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, थोड़ी देर खड़ी रही और फिर चली गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा एक मोटरसाइकिल आई और उससे उतरने वालों ने मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई निकला और फिर अंदर चला गया, फिर वापस आ गया और मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट हो गई। लेकिन उसकी तेज़ रोशनी मेरे ऊपर पड़ी थी और मेरी आंखें बंद हो गईं। वो मोटरसाइकिल भी चली गई, लेकिन अभी उसे गए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफ़तन अकब से मेरे ऊपर मुसीबत टूट पड़ी। थप्पड़ों, लातों और घोंसों की बारिश होने लगी और मेरे हवास जवाब दे गए। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल सकी थी। पहले तो मुझे खूब मारा गया, फिर कई आदमी मुझे पकड़े हुए मकान के अंदर ले गए। बाहर से यूं ही सा नज़र आने वाला ये मकान अंदर से कुशादा और रोशन था। एक बड़े से कमरे के कच्चे फर्श पर मुझे धक्का दे दिया गया। ओ मुन्नू भाई, मैं इसे पहचानता हूँ, मशकूक आदमी है, मैंने अक्सर इसे सुल्तान खान के पास देखा है, एक आदमी ने कहा। मुन्नू भाई से वाकिफ़ नहीं है क्या? एक और शख्स ने गुराते हुए कहा। ठगने कद का बेहद खतरनाक सूरत आदमी था। चेहरे पर जख्मों के कई निशान थे और उसकी आवाज़ भी बेहद खौफनाक और भारी थी। क्यों, किसने लगाई है तुम्हारी ड्यूटी? दूसरे आदमी ने पूछा। कैसी ड्यूटी साहब? बनो मत, मुन्नू भाई की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। तुम्हें मालूम है कि हम कमीशन देते हैं। भाइयों, मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं गांव का रहने वाला हूं। शहर नौकरी की तलाश में आया हूं। बारिश से बचने के लिए जब कहीं पनाह ना मिली तो यहाँ आ बैठा। सुना भाई, ये गांव से आया है, इसे गांव पहुंचा दो, सुबह को देखेंगे कि ये धंधे का वक्त है। मुन्नू भाई ने कैकल गाकर कहा और चंद लोगों ने मुझे पकड़ लिया और फिर उसी इमारत में सीढ़ियों के नीचे ले जाया गया और एक कमरे में कैद कर दिया गया। शहर वाकई रंगीन जगह है, मैंने सोचा, लेकिन यहाँ के रंग निराले हैं।
कोई बात समझ में नहीं आती। बहरहाल ये सुकून की जगह थी। हालांकि काफ़ी मार पड़ी थी, लेकिन मेरे तवाना बदन ने इन चोटों का ज़्यादा असर कबूल नहीं किया था। मैंने बंद दरवाजे को देखा और फिर उसे अंदर से भी बंद कर लिया। उसके अलावा अंदर आने का कोई और रास्ता नहीं था। फिर मैंने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए। पोटली उन कामबख्तों ने अपने कब्जे में कर ली थी, वरना दूसरे कपड़े पहन लेता। मजबूरन इन्हीं कपड़ों को निचोड़ कर पहन लिया। सख्त नींद आ रही थी, इसलिए फर्श पर लेट कर सो गया। सुबह को जो होगा देखा जाएगा। दिन को न जाने किस वक्त आँख खुली। भूख के मारे जान निकली जा रही थी। पहले लेटा रहा और फिर सोचा कुछ करना चाहिए, वरना भूख से मर जाऊंगा। तब मैंने दरवाज़ा अंदर से खोला और अंदर से ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। देर तक दरवाज़ा पीटते रहने के बाद किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाजे में एक खिड़की खुल गई। एक पतली सी दरज थी और जिससे एक औरत सूरत नजर आई। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? मुन्नू भाई तुम्हारियाँ आंतरियाँ निकाल देगा। भूखा हूँ। तो यहाँ क्या तुम्हारे बाबा ने होटल खोल रखा है? मेरी पोटली में सत्तू और गुड़ रखा है, वो दे दो। पोटली मुन्नू भाई के पास है तो मुन्नी भाई को बुला दो, वो सो रहा है, जगा दो उसे। मैं भूखा हूँ और जब मुझे भूख लगती है तो मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे वाकई गुस्सा आने लगा। मरता रहा इसी तरह, मेरा क्या है? अगर दरवाज़ा पीटा तो बिन मौत मारा जाएगा। मुन्नू भाई की नींद खराब हो जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता। औरत ने दर्द बंद की और चली गई। मेरी भूख बढ़ती जा रही थी और पारा भी चढ़ रहा था। जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैं एक बार फिर उठा और मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर अपने बाएं शाने की टक्कर मारी और उस टक्कर से तो पूरे गांव के लोग घबराते थे। दरवाज़ा चरचराया और उसका एक कोड़ा अलग हो गया। मैं बफरे हुए तेंदुए की तरह बाहर निकला था, लेकिन सामने ही दो आदमी नजर आए जो एक पेटी में बोतलें भर रहे थे। वो इस तरह उछले कि बोतलें उनके हाथ से गिर कर टूट गईं और कोई सुरक्षित सा पानी फर्श पर बहने लगा। दूसरे लम्हे वो संभल गए। पकड़ लो साले को, मारो, और इनमें से एक ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। कई गौंसे खाए और मैंने उनके और फिर खुद भी हाथ घुमा दिया। अब मजबूरी थी और उसके बगैर चारा भी नहीं था। एक ही हाथ काफ़ी था उस शहरी बाबू के लिए और वह उछलकर दीवार से जा टकराया और फिर खड़ा ना हो सका। मैंने आगे बढ़कर दूसरे को पकड़ लिया और फिर उसे भी दीवार पर दे मारा, लेकिन उसी वक्त सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर दो आदमी नीचे उतरते नजर आए। उनमें से एक तो मुन्नू भाई था और दूसरा कोई बाबू। मुन्नू भाई ने हैरत से उखड़े हुए दरवाजे को देखा और फिर अपने दोनों साथियों को, क्या हो रहा है ये? वो धाड़ा और दूसरे लम्हे पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन बाबू ने उसे रोक लिया। यही है? उसने पूछा। हाँ यही है। तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ आदमी हो मुन्नू भाई। क्या सूरत से तुम्हें यह हमारा आदमी मालूम होता है? बाबू ने कहा। किसी दूसरे इलाके का हो सकता है। बकवास कर रहे हो। क्या हम अपने आदमियों को नहीं पहचानते? और फिर यह हमारा इलाका है, यहाँ कोई दूसरा दखल क्यों देगा? तुम कमीशन पहुँचाते रहो और धंधा जारी रखो, तुम्हें इत्मीनान है। हाँ यार, मैं ज़मानत देता हूँ तुम्हें। खवाम खा मुझे परेशान किया। देखे साले ने गड़बड़ की है, दरवाज़ा भी तोड़ दिया। तुम ऊपर चलो, मैं इसे देखता हूँ। गरीब देहाती है, इसे नुकसान न पहुँचाना, बाबू ने कहा और वापस सीढ़ियों से ऊपर चला गया। तब मुन्नू भाई मुझे घूरने लगा। क्यों बे, लफड़ा कर रहा है? मुन्नू भाई को नहीं जानता? ये पिस्तौल फेंक दो और फिर मुझे भी जान लो, मैंने बेखौफी से कहा। गैर जगह थी, वरना मेरे गांव के लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन मुन्नी भाई को मेरी बात बुरी नहीं लगी और वो हंस पड़ा। चल यारी कर ले, धोखे में मारा गया ससुरा। बारिश से बचने के लिए यही जगह रह गई थी। चल दोस्ती कर ले, पहले मुझे खाना खिलाओ, मैं भूखा हूँ। मैंने कहा। आजा मेरे लाल, आजा मेरे पीछे पीछे, उसने कहा और ज़मीन पर पड़े हुए आदमियों पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैं उसके साथ चल पड़ा और वह मुझे लिए हुए ऊपर के कमरे में चला गया, जहाँ वही औरत मौजूद थी। साहब चले गए सुरैया? उसने पूछा। हाँ, मगर ये नहीं, ये ठीक है, भूखा है, जा जल्दी से खाना ले आ, मुन्नू भाई ने कहा और वो चली गई। अच्छी खासी शक्ल सूरत की औरत थी। उम्र 28-30 साल से ज़्यादा ना होगी। बैठ जा पटोले, कहाँ से आया है? मुन्नू भाई ने हंसते हुए कहा। बता चुका हूँ। कब से आया है मेरे लाल? कल ही आया था और सीधा कब्रिस्तान में चला आया। मुन्नू भाई को मौका बे मौका हंसने की आदत थी। ये शहर है? मैंने नफरत भरी लहजे में पूछा। ये तो मुन्नू भाई का शहर है माशूक, और शहर तो बहुत बड़ा है। वो हंस पड़ा। रात को बारिश हो रही थी। मैंने एक घर की छत के नीचे पनाह ली तो वो मुझे चोर समझे। फिर सोचा कि कब्रिस्तान में बारिश से बचूं तो। औरत खाना ले आई और मैं खामोश हो गया। बहरहाल खाना बहुत अच्छा था। ज़रा सी देर में मैंने बर्तन खाली कर दिए
और वो दोनों आदमी भी अचानक ही कमरे में पहुंच गए थे जिन्हें मैंने ठीक किया था। माल भर दिया हरामियों, मुन्नू भाई गुराया। हाँ दादा, मगर ये यार है अपना, जाओ माल ले जाओ, मगर एहतियात से, सब तुम्हारे बाप नहीं है, मुन्नू भाई ने कहा और वो दोनों चले गए। हाँ तो बटोले, नौकरी करने आया है चक से। हाँ मैंने जवाब दिया। क्या काम जानता है? कोई काम नहीं जानता, पढ़ा लिखा है कुछ नहीं। ठीक है, फिर तो कोई गवर्नमेंट अफसर ही लग सकता है और कोई नौकरी मिलना मुश्किल है। वो फिर हंस पड़ा और बोला, पैसे कमाना है मेरी जान तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उसकी सूरत देखने लगा। फिर मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, देखो मनु भाई, मैं पूरी ज़िंदगी में पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। शहर मेरी समझ से बाहर है। कुछ समझ में नहीं आता यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, कोई किसी का अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त है या नहीं। यहाँ मेरे गांव के कई आदमी हैं, उनमें से गुल मोहम्मद मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बहरहाल यहाँ आकर तो ये अंदाज़ा होता है कि गुल मोहम्मद की तलाश नामुमकिन है।